है कि इसने उन पत्थरों को पेल पेल कर सिर्फ अपने हाथों को ही मजबूत नहीं किया है बल्कि अपने पूरे के पूरे शरीर को स्ट्रांग बना लिया। देखते हैं कि आज कुंफू जीतता है या कराटे। और फिर डोरियन उसे कहता है कि मैं तुम्हें कराटे में भी हरा सकता हूँ बेटा, मुझे कराटे भी आते हैं। ये सुनकर डोपोरोची चौंक जाता है और डोरियन कराटे के स्टेप्स को परफॉर्म करना शुरू कर देता है। डोपोरोची इस बात को टेस्ट करते हैं कि वो कितना काबिल है और फिर वो एक पत्थर उठाकर अपने बेटे की तरफ फेंकते हैं और कात्सुमी उसे दूसरी तरफ रिपेल कर देता है। और वही पत्थर जब डोरियन की तरफ फेंका जाता है तो वो उस पत्थर को पकड़ता है और उसका चूरा बना देता है और फिर उसे हवा में फूंकते हुए कहता है, तुम क्या समझते थे मैं तुम्हारे बेटे जितना काबिल नहीं हूँ, मैं उससे कहीं ज्यादा काबिल हूँ। डोपोरोची ये सुनकर कहता है कि कोई बात नहीं, अभी पता चल जाएगा बेटा। और फिर वो डोरियन पर एक के बाद एक लातों और घूसों की बारिश शुरू कर देता है। डोरियन जो कि आसानी से मार खा रहा होता है, इस चीज को देखकर डोपोरोची काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी आसानी से तो कायोरेत्सु भी मुझसे मार नहीं खाएगा, तो ये क्यों खा रहा है, जरूर कुछ गड़बड़ है। और फिर हम देखते हैं कि डोरियन अचानक से ही डोपोरोची के पीछे खड़ा होता है क्योंकि उसने डोपोरोची पर भी अपनी हिप्नोटाइज वाली एबिलिटी का यूज किया होता है, जैसा कि डोरियन ने क्यूत्सुमी को हिप्नोटाइज किया होता है और उसको शो करवा रहा होता है हिप्नोटाइज करके कि तुम ये फाइट जीत चुके हो। पर असली में ऐसा कुछ नहीं होता। असल में डोपोरोची हवा में ही मुक्के और लाते मार रहा होता है। कात्सुमी डोपोरोची को चिल्ला चिल्ला कर कहता है, अरे जाग जाओ, इसने आपको हिप्नोटाइज कर रखा है, ये उधर है ही नहीं जहाँ आप मार रहे हो। और डोरियन कात्सुमी से कहता है, अब तुम्हारे डैड के मरने का वक्त आ चुका है। और ये कहते ही वो जैसे ही डोपोरोची पर अटैक करता है, डोपोरोची उसके हाथ को पकड़कर रोक देता है। ये देखते ही तीनों फाइटर्स हैरान हो जाते हैं कि डोपोरोची तो हिप्नोटाइज हो गया था, लेकिन अभी भी ये डोरियन के अटैक को कैसे रोक पाया। यहाँ तक कि डोपोरोची डोरियन को जमीन पर मारते मारते गिरा देता है और कायोरेत्सु कात्सुमी को बताता है, तुम्हारे डैड ने पूरी जिंदगी अपनी कराटे को दी है, तुम्हारे डैड ने इस हद तक मेहनत की है कि चाहे वो कोई ख्याल हो या कोई रियलिटी, कभी भी अपने ओपोनेंट से हारना पसंद नहीं करेंगे। और कात्सुमी को पहली बार समझ आता है कि एक असली फाइटर कैसा होता है और असली लड़ाई किसे कहते हैं। डोरियन जो कि पहले मार खा रहा होता है, वो फिर से अपने कदमों पर खड़ा होता है और वो अपनी उंगली से डोपोरोची पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन डोपोरोची उसके इस अटैक को रोक देता है। और फिर डोरियन अपनी टूटी हुई उंगलियों की तरफ देखते हुए कहता है कि मैंने सुना था कि जापान में एक ऐसा शख्स मौजूद है जिसके हाथों में इतनी ज्यादा ताकत है कि वो हर चीज को तोड़ फोड़ सकता है, कहीं वो तुम तो नहीं हो डोपोरोची, तुमसे लड़ना मेरी खुशनसीबी है। और ये बोलते ही वो हमेशा से कोई ना कोई तरकीब लगाते हुए अपने जूते में छुपाए हुए खंजर को डोपोरोची के मारने की कोशिश करता है, लेकिन डोपोरोची अपने नंगे हाथों से उस खंजर को पकड़ लेता है और एक जोरदार लात डोरियन के मुंह पर मारता है। डोरियन लात लगते ही जमीन पर गिर जाता है और डोरियन सोचता है कि शायद यही वो इंसान है जो मुझे हार का मजा चखा सकता है। अब डोपोरोची डोरियन की बुरी तरह से धुलाई करने लग जाता है और उसे कहता है, क्या हुआ, तुमने तो मुझे कहा था कि तुम मुझे हरा दोगे, लेकिन अब तुम्हें क्या हुआ, कहाँ गया वो तुम्हारा जोश। डोरियन उस पर फिर से अटैक करने की कोशिश करता है पर डोपोरोची अपनी बेहतरीन किक से उस पर हमला कर देता है और उसकी पसलियों को तोड़ देता है और धीरे धीरे डोरियन की बॉडी की सारी हड्डियां टूटनी शुरू हो जाती हैं। वो डोपोरोची के सामने घुटने टेक कर बैठा होता है और फिर जैसे ही डोपोरोची उस पर अपना फाइनल पंच मारकर उसे खत्म करने वाला होता है, एक डॉक्टर क्यूत्सुमी को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। ये वही बंदा था जिसकी डोरियन ने एकदम बैंड बजा दी थी। वो तो कायोरेत्सु ने उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया था, वरना ये बंदा नहीं बचने वाला था। और फिर क्यूत्सुमी का डॉक्टर डोपोरोची के पास आकर उसे कहता है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, अगर तुम अपने स्टूडेंट के साथ शो ऑफ ना करते तो वो अपनी ताकत दिखाने के बहाने कभी भी डोरियन से फाइट नहीं करता और उसका ये हाल ना होता। अब तुम ये बताओ तुमने इसे क्यों बुलाया है यहाँ पर। और फिर डोपोरोची से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि क्यूत्सुमी फाइनल अटैक मारे इस पर और डोरियन को मारते। ये सुनते ही वो डॉक्टर हैरान हो जाता है कि अभी तो ये बंदा मरते मरते बचा है। क्यूत्सुमी अपने पाँव पर खड़ा जाता है और वो व्हीलचेयर को पीछे फेंकता है और वो आगे बढ़कर डोरियन के पास जाता है और एक जोरदार पंच डोरियन के मुंह पर मारने ही वाला होता है कि इसी दौरान डोरियन चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है, मैं हार मानता हूँ, मुझे माफ कर दो। ये सुनकर क्यूत्सुमी रुक जाता है। अब फाइट खत्म होने के बाद सब लोग अपने घर वापस चले जाते हैं और क्यूत्सुमी और डोरियन भी हॉस्पिटल में होते हैं। डोरियन का इलाज चल रहा होता है और इसी दौरान डोरियन जैसे ही होश में आता है वो सबसे पहले डोपोरोची के घर पहुंचता है। अब डोपोरोची वहाँ पर नहीं होता, इसीलिए वो उसकी वाइफ पर अटैक कर देता है और उसके घर में घुसकर तोड़ फोड़ करनी शुरू कर देता है। फिलहाल वो क्यूत्सुमी को कुछ नहीं कहता क्योंकि उसका मकसद अभी डोपोरोची से बदला लेना होता है। डोपोरोची को जब ये खबर पहुंचती है कि उसकी वाइफ पर अटैक किया गया है तो वो डोरियन को पकड़ने के लिए अपने घर पहुंचता है और फिर जैसे ही उन दोनों का आमना सामना होता है तो डोरियन अपने हाथ में कुछ बारूद को भरने के बाद डोपोरोची के फेस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से डोपोरोची बेहोश हो जाता है और डोरियन वहाँ से भाग जाता है। और जैसे ही डोरियन वहाँ से भाग रहा होता है तो उसकी मुलाकात कायोरेत्सु से होती है और कहता है, मैंने बहुत तबाही मचाई है और अब तुम्हारी बारी है। कायोरेत्सु को अंदाजा हो जाता है कि ये फिर से कोई गड़बड़ करके आया है, इस बार तो इसने सारी हदें पार कर दी हैं, इस बार मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। और कायोरेत्सु एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर मारता है और उसे कहता है, भाई क्या दिक्कत है तुम्हें, डोपोरोची ने तुम्हें मार दिया था, अब क्या चाहिए तेरे को, हमेशा चीटिंग करते हो, लेकिन इस बार तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। और फिर जैसे ही कायोरेत्सु उस पर एक पंच मारता है तो डोरियन इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं हार गया हूँ। वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता कि वो हार गया है, यानी कि वो एबनॉर्मल हो जाता है। और जैसे ही वो लोग उसे एम्बुलेंस में लेकर जा रहे होते हैं तो साथ के पुलिस ऑफिसर्स भी डर रहे होते हैं कि अगर ये बंदा होश में आ गया न जाने पता नहीं क्या हाल करेगा ये हमारा। और
फिर जैसे ही डोरियन होश में आता है तो कायोरेत्सु कहता है घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इसने अपनी हार को एक्सेप्ट कर लिया है, अब ये दोबारा से किसी से फाइट नहीं करेगा। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी जैसे ही अपनी गर्लफ्रेंड को उसके घर छोड़कर जाता है तो कोजाई ये सोच रही होती है कि काश बाकी थोड़ी देर और रुक जाता, लेकिन बाकी वहाँ से चला जाता है। और फिर जैसे ही कोजाई खिड़की बंद करने लगती है तो अचानक से सिकोर्सी वहाँ पर आ जाता है। कोजाई चिल्लाने लगती है पर सिकोर्सी उसके मुंह पर हाथ रख देता है और उसे कहता है अगर तुमने चिल्लाने की कोशिश की तो घर में तुम्हारी मॉम भी है, तुम्हारे साथ साथ मैं उसे भी मार डालूंगा। ये सुनकर वो चुप हो जाती है और सिकोर्सी से पूछती है क्या चाहिए तुम्हें। सिकोर्सी उसे बोलता है मुझे बाकी चाहिए। तुम्हें बाकी चाहिए, रुको अभी उसे बुलाती हूँ। मेरी एक आवाज लगाते ही वो यहाँ पर आ जाएगा। पर सिकोर्सी बोलता है तुम्हें बाकी पर इतना ही यकीन है, चिल्लाओ। और फिर वो जैसे ही कोजाई पर अटैक करने आगे बढ़ता है तो कोजाई जोर से चिल्लाती है और इससे पहले कि सिकोर्सी उस पर अटैक कर पाता बाकी वहाँ पर पहुंच जाता है और उस पर एक जोरदार पंच मारता है। उसकी चीख सुनकर कोजाई की मॉम भी वहाँ पर पहुंच जाती है, लेकिन वो देखती है कि बाकी और सिकोर्सी के बीच फाइट चल रही है। उन दोनों में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होनी शुरू हो जाती है और सिकोर्सी मार खाते हुए कहता है बहुत खूब, मैंने सुना है कि तुम दुनिया के सबसे ताकतवर लड़के हो, तो मैं अपनी हार का मजा चखने तुम्हारे पास आया हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे। बाकी उसे कहता है तुमने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, आज का दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होने वाला है। वो एक जोरदार टक्कर सिकोर्सी के मुंह पर मारता है और फिर वो जैसे ही सिकोर्सी को उठाकर खिड़की से बाहर फेंकने वाला होता है तो वो बाहर जाकर देखता है कि वहाँ सिकोर्सी नहीं, सिर्फ उसका कोट ही होता है। वो समझ जाता है कि सिकोर्सी ने उसको पागल बनाया है और फिर वो जैसे ही खिड़की के जरिए वापस कमरे में जाकर देखता है कि कोजाई की मॉम जख्मी लेटी हुई है और वहाँ पर कोजाई मौजूद नहीं है, यानी कि सिकोर्सी उसे उठाकर ले गया है। सिकोर्सी जो कि कोजाई को बांधने के बाद उसे दूसरी बिल्डिंग में ले जा रहा होता है, बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है कि अब तो उसे मेरे पास आना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में ये मीटिंग चल रही होती है कि जब से ये 5 कैदी हमारी कंट्री में आए हैं, इन लोगों ने आते ही 6 लोगों की जान ले ली है और जगह जगह तबाही मचा रखी है। 2 लोगों को तो हमने गिरफ्तार कर लिया है पर अभी भी 3 लोग फरार हैं और इसी बातचीत के दौरान इसका एक सोल्यूशन निकाला जाता है कि उन सभी कैदियों को पकड़ने के लिए हमें अपना सबसे खतरनाक कैदी बाहर निकालना होगा, जिसका नाम मिस्टर अनचेंड ओलिवा होता है और वो यूजीरो हनमा का एक दोस्त होता है और दुनिया का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन माना जाता है। उसको मिस्टर अनचेंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसे जेल में रखना बहुत बड़ी परेशानी की वजह होती है। वो अपनी मर्जी से जेल में आता है और अपनी मर्जी से ही जेल में वापस जाता है, यहाँ तक कि उसने जेल में रहने के लिए एक महल बनाया होता है। और फिर देखते ही देखते वो पुलिस इंस्पेक्टर उस जेल की पुलिस से कांटेक्ट कर रहा होता है और उस जेल की तरफ जाता है जहाँ मिस्टर अनचेंड को रखा होता है। मिस्टर अनचेंड किसी की भी बात नहीं मानता और अगर हाँ कर देता है अपने वादे को पूरा करता है। वो लोग मिस्टर अनचेंड के पास मदद मांगने जा रहे होते हैं और कहते हैं प्लीज तुम इन 3 कैदियों को पकड़ो और बदले में तुम्हें जो भी चाहिए तुम्हें दिया जाएगा। और फिर देखते ही देखते वो पुलिस इंस्पेक्टर अमेरिका की सबसे खतरनाक जेल एरिजोना प्रिजन स्टेट में पहुंच जाता है। उस पुलिस इंस्पेक्टर का नाम माइकल होता है और वो हमारे पुलिस ऑफिसर से कहता है कि अब इसके बाद तुम्हें खुद जाना पड़ेगा। यहाँ से अनचेंड का इलाका शुरू हो जाता है और फिर जैसे ही जापान का पुलिस इंस्पेक्टर आगे बढ़ रहा होता है तो वो देखकर हैरान हो जाता है कि दरवाजा खोलने के बाद मैं तो एक नई दुनिया में आया हूँ, जैसे ये बहुत बड़ा महल हो कोई। क्या किसी कैदी को इतना प्रोटोकॉल दिया जा सकता है कि वो एक जेल की जगह एक महल में जिंदगी बिताए अपनी। और फिर जैसे ही उसकी नजर मिस्टर अनचेंड पे पड़ती है तो वो परेशान हो जाता है, ये तो बहुत ही बड़ा इंसान है, देखने में बिल्कुल किसी खली की तरह है, ऐसे मसल्स मैंने किसी के भी नहीं देखे। मिस्टर अनचेंड के रूम में दुनिया की सारी फैसिलिटीज मौजूद होती हैं और बहुत सारी शराब की बोतलें भी पड़ी होती हैं और हमारे इंस्पेक्टर से पूछता है हाँ बताओ क्या चाहिए तुम्हें। हालांकि मिस्टर अनचेंड पहले से ही जानता था कि वो इंस्पेक्टर उससे क्या बोलने वाला है और फिर मिस्टर अनचेंड देखता है कि पुलिस वाला उसके डर से कुछ भी बात नहीं कर रहा होता और उसे पूछता है मुझे पता है तुम डर रहे हो और जानना चाहते हो कि मुझे मिस्टर अनचेंड क्यों कहा जाता है, मुझे हर तरह की आजादी क्यों मिली हुई है। इसलिए वो बताता है कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, यूजीरो के बाद अगर कोई इस दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है तो वो मैं ही हूँ और उसने हर तरह के खतरनाक कैदियों को पकड़ा है, इसीलिए यहाँ की गवर्नमेंट मेरी हर बात मानती है। मिस्टर चेंड को एक कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि हमें तुम्हारी जरूरत है, कुछ क्रिमिनल्स को पकड़ना है। और मिस्टर अनचेंड और वो इंस्पेक्टर एक गाड़ी में बैठकर जापान पहुंच जाते हैं और गाड़ी के अंदर हम लोग देखते हैं कि मिस्टर चेंड उन्हें बोलता है अरे मुझे अपने किसी दोस्त से मिलने जाना था तो मैं तुम्हें थोड़ी देर में मिलता हूँ। और फिर देखते ही देखते वो उस चलती गाड़ी से जंप मार देता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सिकोर्सी बाकी की गर्लफ्रेंड को उठा लेता है और बाकी के वहाँ पर आने का इंतजार कर रहा होता है। दरअसल ये बाकी के डैड की एक चाल थी, वो जानते थे कि अगर मैं अपने बेटे की फुल मैक्सिमम पोटेंशियल को देखना चाहता हूँ तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि उसकी गर्लफ्रेंड को अगवा कर लिया जाए। वो गुस्से में आएगा, उसकी ताकत बढ़ जाएगी और यही एक तरीका है सिकोर्सी और बाकी की मैक्सिमम ताकत को देखने का। तो ये सब कुछ यूजीरो हानमा ने जानबूझकर कराया होता है और दूसरी तरफ बाकी को मालूम हो जाता है कि ये सब कुछ यूजीरो हानमा ने करवाया है। उसी ने सिकोर्सी को भेजा था कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को उठाए और दूसरी बिल्डिंग में ले जाए। दूसरी तरफ सिकोर्सी बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है कि अभी तक बाकी यहाँ पर पहुंचा क्यों नहीं, इससे बेहतर था कि मैं तुम्हारे कमजोर बेटे से लड़ने के बजाय सीधा तुम पर ही हमला कर देता। जब दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान यहाँ पर मौजूद है तो मुझे बाकी से लड़ने की क्या जरूरत है। और वो टेबल के नीचे से उस पर एक जोरदार किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन यूजीरो उसके इस हमले को रोक लेता है। और फिर जैसे ही सिकोर्सी उस पर एक दूसरा पंच मारने की कोशिश करता है तो इसी दौरान मिस्टर अनचेंड वहाँ पर पहुंच जाता है और उसके हाथ को पकड़कर दबा देता है। सिकोर्सी से कहता है ओए छोड़ मेरे हाथ को। और फिर जैसा कि आपको याद है कि मिस्टर अनचेंड
अनचेंड ने चलती गाड़ी में से छलांग लगाई थी कि मैं अपने किसी दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, तो वो यूचिरो हानामा से ही मिलने आया होता है यहाँ पर। सिकोर्सी बहुत ही ज्यादा परेशान होता है कि एक ने मेरे किक को रोक लिया और दूसरे इंसान ने मेरी बाजू को पकड़ लिया, मतलब मैं तो इन दोनों के सामने कुछ भी नहीं हूँ। सिकोर्सी उसे कहता है कि गलती से मिस्टेक हो गई, मुझे बाकी से ही लड़ना चाहिए। अब बाकी भी वहाँ पर पहुंच जाता है और जैसे ही वो कमरे में आता है तो अपने राइट साइड में देखता है कि उसके डैड के साथ उसके बेस्ट फ्रेंड मिस्टर अनचेंड वहाँ पर खड़े हैं। और फिर जैसे ही बाकी की नजर उसकी गर्लफ्रेंड पर पड़ती है तो वो गुस्से में पागल हो जाता है। बाकी एक शेर की तरह दहाड़ने लग जाता है, जिसे देखकर मिस्टर अनचेंड और उसके फादर समझ जाते हैं कि अब इन दोनों के बीच में एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई होनी शुरू होने वाली है। और फिर बाकी एक जोरदार हमला करता है सिकोर्सी के मुंह पर और उसे मारते मारते बिल्डिंग से बाहर फेंक देता है और सिकोर्सी नीचे गिर जाता है। मिस्टर अनचेंड बाकी के पास आता है और उसे कहता है बहुत खूब, मुझे नहीं लगता कि वो जिंदा बचा होगा, लेकिन बाकी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा होता। उसे बस हर किसी को मारने का जुनून सवार हो जाता है उसके सर पर। उसे पता होता है कि ये सब कुछ उसके डैड ने किया है और मिस्टर अनचेंड भी इसमें शामिल है। और फिर क्या था, वो मिस्टर अनचेंड पर हमला कर देता है। मिस्टर अनचेंड काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और सोचता है ये क्या, बाकी इतने स्ट्रॉन्ग कैसे है, एक 17 साल के बच्चे में इतनी ताकत, ये सच में यूचिरो हानामा का बेटा है। उसे खत्म करने के लिए एक फाइनल पंच उसके मुंह पर मारने की कोशिश करता है तो वो बड़ी आसानी से इस पंच को बर्दाश्त कर लेता है। बाकी ये देखकर पीछे की तरफ हटने लगता है। वो बाकी की तारीफ करता है और उसे कहता है तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा, काफी स्ट्रॉन्ग हो तुम। और इसी दौरान सिकोर्सी बाकी के पीछे आकर उस पर अटैक कर देता है। बाकी उसके अटैक को डॉज करता है और एक बैक फ्लिप लेता है और एक जोरदार किक सिकोर्सी के मारता है, लेकिन सिकोर्सी भी उस किक को डॉज कर लेता है और दूर जाकर खड़ा हो जाता है। बाकी इससे पूछता है ओए, मैंने तो तुम्हें बिल्डिंग से नीचे गिरा दिया था, तो फिर तुम कैसे बच गई? और फिर सिकोर्सी उन सभी लोगों को बताता है कि मेरे हाथों में बहुत ज्यादा ताकत है, यहाँ तक कि नीचे गिरते वक्त मैंने एक मेटल की दीवार को पकड़ लिया था। मैंने अपने हाथों की उंगलियों को दीवार के साथ घुसा दिया, लेकिन मेरे अंदर ये काबिलियत है कि मैं किसी भी दीवार को चढ़ सकता हूँ। बाकी उस पर एक के बाद एक अटैक कर रहा होता है। सिकोर्सी उसके मुंह पर खिड़की के टुकड़े फेंकता है और एक जोरदार टक्कर बाकी के फेस पर मारने की कोशिश करता है, लेकिन बाकी अपनी आंखें बंद कर लेता है ताकि वो कांच के टुकड़े उसके आईज में ना पड़े और उसकी टक्कर को भी रोकने में कामयाब हो जाता है। लेकिन सिकोर्सी बड़ी चालाकी से बाकी की हथेली में एक पिन चुभा देता है, जिससे बाकी का ध्यान बढ़ जाता है और वो अपने हाथों को नीचे कर लेता है। इसी दौरान सिकोर्सी अपनी दोनों लातें बाकी के मारकर उसकी नाक की हड्डी तोड़ देता है और देखते ही देखते पुलिस वहाँ पर आ जाती है। और फिर जैसे ही शाम हो जाती है तो सिकोर्सी वहाँ से फरार होकर एक बिल्डिंग में पहुंच जाता है। बाकी भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पर पहुंच जाता है। सिकोर्सी कपड़े पहन रहा होता है और बाकी उसे कहता है तुम्हें कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है, तुम वैसे भी मरने वाले हो, तुमने काजुओं के साथ जैसा बिहेव किया मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करने वाला। और बाकी उसके मुंह पर एक जोरदार लात मारता है और फिर जैसे ही वो उस पर दूसरी किक मारता है तो सिकोर्सी की चीखें निकल जाती है। वो एक बाल्टी को उठाता है और उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन बाकी उसके हाथ से उस बाल्टी को छीन लेता है और उसी बाल्टी को सिकोर्सी के मुंह पर चढ़ाने के बाद उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। बाकी को तालियों की आवाज सुनाई देती है और वो पीछे मुड़कर देखता है कि पीछे मिस्टर अनचेंड खड़े होकर तालियां बजा रहे होते हैं और कहते हैं बहुत खूब, अब पीछे हट जाओ, बाकी का काम मैं संभाल लूंगा। पर बाकी मिस्टर अनचेंड से कहता है कि ये मेरा शिकार है और जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम इसे यहाँ से नहीं लेकर जा सकते। और ये कहते ही बाकी एक जोरदार मुक्का मिस्टर अनचेंड के मारने की कोशिश करता है, पर मिस्टर अनचेंड इस बार उसके इस मुक्के को डॉज कर लेते हैं और जोर लगाकर उसके हाथ को दबाना शुरू कर देते हैं। बाकी को समझ आ जाता है कि ये कोई आम इंसान नहीं है बल्कि एक मॉन्स्टर है। इसी दौरान सिकोर्सी जो कि मार खाने के बाद बेहोश पड़ा होता है वो अचानक से होश में आ जाता है और उन दोनों की बातें सुनते कहता है तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें क्या लगता है तुम आसानी से मुझे यहाँ से ले जाओगे? और ये कहते ही वो मिस्टर अनचेंड पर अटैक कर देता है और सिकोर्सी एक के बाद एक मुक्के उस पर बरसाना शुरू कर देता है, पर इससे अनचेंड को कुछ नहीं होता। और सिकोर्सी सोचता है कि अगर सेम यही मुक्के अगर मैं किसी आम इंसान पर मारता भी तो वो अभी तक मर चुका होता, पर इसे तो एक खरोंच तक नहीं आई है। मिस्टर अनचेंड को उसके इस अटैक से कोई फर्क नहीं पड़ता। मिस्टर अनचेंड कहता है हो गया बेटा तेरा, चल अब मेरी बारी। और मिस्टर अनचेंड अपने एक ही मुक्के में अपनी सारी ताकत को इकट्ठा करने के बाद एक धमाकेदार मुक्का सिकोर्सी के मुंह पर मारता है और ये मुक्का पड़ते ही सिकोर्सी बिल्डिंग के शीशे तोड़ता हुआ नीचे जमीन पर आ जाता है। जैसे ही मिस्टर अनचेंड सिकोर्सी को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर मिस्टर सुनाइडो से कहते हैं अब सिर्फ 2 ही मुजरिम बाकी हैं, मैं अपनी स्पेशल फोर्सेस को आपके साथ भेजता हूँ। पर मिस्टर चेंड इस बात को मना कर देता है और कहता है मुझे उनकी जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही काम करता हूँ। और फिर बाकी भी वहाँ पर पहुँच जाता है और मिस्टर अनचेंड बाकी को गले लगाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, तुमने सिकोर्सी को पकड़ने में मेरी मदद करी। और बाकी भी इसकी तारीफ करता है कि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। अब मिस्टर अनचेंड एक कंप्यूटर पर बैठकर पुलिस के डेटा सर्वर से डॉयले की इंफॉर्मेशन ले रहा होता है कि उसने अब तक कितने लोगों को मार दिया है। और इसी दौरान एक वेट्रेस वहाँ पर उसके लिए चाय लेकर आती है और उसे चाय देते हुए पूछती है कि ये तो बहुत ही खतरनाक कैदी लग रहा है और हो सकता है कि ये जापान में घूम रहा हो सकता है कि ये तुम्हारे पीछे ही हो। और ये कहते ही उसकी आवाज बदल जाती है और वो जैसे ही वेग उतारता है तो हमें पता चलता है कि वो कोई वेट्रेस नहीं है बल्कि वो डॉयले ही है जो कि वहाँ पर फेस बदल कर आया था। और ये कितना अजीब लग रहा है यार, इसे देखो तो सही, बन क्या रखा है ये। उसका यहाँ पर आने का एक ही मकसद होता है मिस्टर अनचेंड को खत्म करना। और फिर मिस्टर अनचेंड उस कॉफी